Hi guys, my name is Ankit and you are watching Student Takes। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 की समरी। हिंदी के जो पार्ट है चौथा, दीवानों की हस्तियाँ, उसकी समरी और उसके क्वेश्चन आंसर। अगर आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहिए इस चैप्टर के लिए तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं अपने इस चैनल पर डाल दूंगा इसके जो भी क्वेश्चन आंसर सब कुछ। इसमें अभ्यास लेकर चलेंगे, समरी लेकर चलेंगे, मतलब सार जो पाठ का सार है उसे लेकर चलेंगे। तो अब हम करने वाले हैं शुरू इस दीवानों की हस्तियों चैप्टर का। अभी जो सार बनता है उसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो करते हैं हम अब अपने सार को, समरी को शुरू। इस कविता में कवि ने अपने प्रेम से भरे हृदय को दर्शाया है। मतलब जो उस कवि है उसने अपने दिल में जो प्यार है उसे दर्शाया है इस कविता में, क्योंकि कवि का स्वभाव बहुत ही प्रेम पूर्ण है। जो कवि हैं उनका जो स्वभाव है वो बहुत ही वो है मनमोहन, मतलब सबको अच्छा लगने वाला। सभी संसार के व्यक्तियों से वह प्रेम करता है। जो कवि हैं वो सभी, जो इतने भी संसार में व्यक्ति हैं उन सब से प्रेम करता है और खुशियाँ बांटता है, और उनमें जो खुशियाँ है उसे बांटता है। उसके आगे यही सब इस कविता में दर्शाया गया है। इस कविता में सब कुछ इसी बारे में बताया गया है। वो अपने जीवन को अपने ढंग से जीते हैं। वे जो कवि हैं वो अपने जीवन को अपने ढंग से जीते हैं। मस्त मोल है, मतलब कि जो मस्त मोल मतलब बहुत ही अच्छा लगना। मोल है चारों ओर प्रेम बांटने का संदेश देते हैं। मतलब जो कवि हैं वो चारों ओर केवल और केवल प्यार की भावना बांटने के संदेश देते हैं। इस कविता के द्वारा एक सीख देते हैं कि हमें सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। मतलब जो ये कविता ही हमें एक सीख देती है कि हमें सबके साथ एक खुशी के साथ रहना चाहिए, हमें उनमें प्रेम भरना चाहिए, न कि उनमें नफरत। वे खुशियों का संचार करते हैं, वे खुशियों को एक दूसरे में बांटते हैं। जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ बिखेरते हैं, मतलब खुशियाँ वहाँ भी पहुँचा देते हैं। जहाँ दुख हो वहाँ भी खुशियों को ला देते हैं। ऐसे हमारे कवि हैं। और जीवन में असफल हो जाने पर, हार जाने पर भी किसी को दोष नहीं देते। मतलब कि जो कवि हैं वो अगर अपने जीवन में या फिर कभी भी असफल हो जाते हैं तो वो किसी और दूसरे को दोष नहीं देते। इस कविता में संदेश देते हैं कि हमें अपनी सफलता और असफलता का श्रेय स्वयं को ही देना चाहिए। मतलब जो कवि हैं वो हमें इस कविता के दौरान ये कह रहे हैं कि हम अगर सफल हों तो भी हमें अपने आप को श्रेय देना चाहिए, और असफल हों तो भी हमें अपने आप को ही दोष देना चाहिए। तो उसमें भी कहीं ना कहीं दोष हमारा ही होता है। मतलब कि उसमें दोष कहीं ना कहीं हमारा ही होता है, किसी और का नहीं। और सफल होते हैं तो श्रेय हमारा ही होता है। अगर सफल होंगे तो भी हमारा श्रेय होगा, क्योंकि मेहनत हमने ही की होती है, हमने खुद मेहनत की होती है, तभी तो हम सफल हुए। और स्वयं असफल होने पर किसी अन्य को दोषी नहीं मानते, क्योंकि किसी और को अगर हम असफल हो जाते हैं तो किसी और दूसरे को दोषी नहीं मानते। ऐसे हैं हमारे कवि, और हमें भी ये संदेश दे रहे हैं कि हमें भी किसी और को दोषी नहीं मानना चाहिए। अगर हम असफल हो जाए तो वह जब जीवन में कभी हार जाते हैं, असफल हो जाते हैं, इस सब का दोष किसी और को नहीं देते। मतलब कभी वह जीवन में असफल हो जाते हैं तो वह किसी और दूसरे को दोष नहीं देते। ये जो कवि हैं ये अपने आप को ही उस बात का दोषी मानते हैं। यह इंसानियत की बहुत ही बड़ी बात है जो कि कवि में देखी जाती है। मतलब ये इंसानियत की सबसे बड़ी बात है, और ये केवल कवि में ही देखी जा सकती है या जाती है इस कविता के दौरान। तो गाइज अब हम करते हैं इसके वर्ड मीनिंग। तो स्टार्ट करते हैं इसके वर्ड मीनिंग। तो गाइज आ चुके हैं अब हम इसके शब्दार्थ पर।
तो हस्ती अस्तित्व मतलब किसी चीज़ का अस्तित्व, किसी चीज़ का होना। आलम दुनिया, दुनिया पूरा जो संसार है वो होती है हमारी दुनिया। आलम दुनिया, दुनिया हमारी सारा संसारी दुनिया है। स्वच्छंद अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला, जो उसका मन कहे वही करने वाला, उसे ही हम स्वच्छंद कह सकते हैं। अब चलिए हम करते हैं इसका अभ्यास। गाइस आ चुके हैं अब हम इनके क्वेश्चन आंसर। मेरा मतलब है प्रश्न उत्तर पर। तो करते हैं हम अब अपने प्रश्न उत्तर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। मतलब कि जो उनका आना है उसे तो आलम मतलब कि खुशी की बहार कहा है, और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है कवि ने। कवि बेफिक्री भरा जीवन जीने वाला व्यक्ति है, मतलब जिसमें कोई फिक्र न हो, ऐसा जो कवि है वो अपना जीवन जीता है। कवि ने अपने आने को सॉरी गाइज, मेरा ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। उल्लास और आलस दोनों सेम से है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि जहाँ भी वह जाता है मस्ती का आलम लेकर जाता है, मतलब कि वो जहाँ भी जाता है वहाँ अपने मस्ती के आलम को लेकर जाता है। उससे मिलकर लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं, उससे जो भी लोग मिलते हैं उनका मन प्रसन्न हो जाता है। जो कवि से जो भी लोग मिलता है उनका मन प्रसन्न हो जाता है। पर जब वह उस स्थान को छोड़ कर आगे जाता है, मतलब कि उस स्थान को जहाँ पर वो गया था उससे आगे जाता है, तो जो लोग हैं वो तब उसे तथा वहाँ के लोगों को दुख होता है। मतलब तब उस कवि को खुद को भी दुख होता है, क्योंकि लोगों को दुख होगा तो कवि को भी दुख होगा। विदाई के चरणों में उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं, मतलब कि उसके जो विदाई मतलब तब वो वहाँ से छोड़कर आगे जाते हैं, तब उनकी आंखों से आंसू बह ही जाते हैं। भीखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान बहार की तरह लेकर जा रहा है। क्या वह निशान है या पर्सन है, निराश है या फिर पर्सन है वो। भीखमंगो मतलब भिखारियों की दुनिया में वो जो कवि हैं वो बेरोक, मतलब कि जिस पर कोई रोक ना लगी हो, ऐसा प्यार लुटाने वाले कवि जो हैं वो ऐसा क्यों कहते हैं कि उसके हृदय पर एक बहुत ही बड़ा बोझ है। वो खुश है या फिर उदास है, इस बात से हमें ये ही ज्ञात करना है इस उत्तर में। यहाँ भीखमंगों की दुनिया से कवि का आशय है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है, मतलब कि जो कवि है उसका इससे आशय है कि दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। वो देना नहीं जानती, दुनिया केवल दूसरों से चीज़ें लेना जानती है लेकिन कुछ देना नहीं जानती। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया, पर इसके बदले में उसे वह प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता है। मतलब कि उससे जैसा लगता था कि लोग मुझे वैसा ही प्यार देंगे जैसा प्यार मैं देता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोगों ने उसे प्यार नहीं दिया, प्यार नहीं मिला। इसके कवि निराश है, वह समझता है कि प्यार और खुशियाँ लोगों के जीवन में भरने में असफल रहा। मतलब जो कवि है वो अपने आप को सोचता है कि वो जो दुनिया की जो लोग हैं उनके जीवन में प्यार भरने में और खुशियाँ भरने में असफल रहा, मतलब कामयाब नहीं हुआ। दुनिया अभी भी सांसारिक विषयों में उलझी हुई है, मतलब कि अपने ही कामों में उलझी हुई है, दूसरों को याद ही नहीं करती। इससे लगता है कि कवि निराश है, इससे लगता है कि कवि जो है वो निराश है। इसके बाद देखते हैं कवि में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगे। कवि में जो मतलब कि कौन सी ऐसी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगे। उत्तर, कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा, मतलब कि उसका जो
जीवन के प्रति दृष्टिकोण है, मतलब जीवन को देखना, मतलब कि जीवन की तरफ देखना, वो हमें अच्छा लगा। कवि कहते हैं कि हम सब के सुख दुख एक है, मतलब हम जितने भी दुनिया में लोग हैं उन सब का जो सुख दुख है वे सब का बराबर ही एक जैसा ही, तथा हमें एक साथ ही इन सुखों और दुखों को भोगना पड़ता है। मतलब कि ये कह रहे हैं कि इसके साथ ही हमें इन सभी सुख और दुखों को एक साथ ही भोगना पड़ता है। हमें दोनों परिस्थितियों का सामना सम्मान भाव से करना चाहिए, मतलब कि हमें दोनों ही परिस्थितियों में सम्मान भाव से जो है, खुशियों में भी हमें उसी तरह सामना करना चाहिए जैसे हम दुख में करते हैं, या फिर दुख में भी वैसा ही सामना करना चाहिए जैसा हम खुशियों में करते हैं। ऐसा दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। विशेष तौर पर हम इसमें बेफिक्र और मस्त जीवन जीते हुए दूसरों की खुशियों का ध्यान रखने का संदेश दिया गया है। अब करते हैं हम भाषा की बात। संतुष्टि के लिए कवि ने छक्कर, जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। मतलब कि जो कवि हैं उन्होंने संतुष्टि, भाषा की बात एक बार फिर से कर लेते हैं गाइज। संतुष्टि के लिए, सॉरी गाइज, मेरी मॉम बोल पड़ी इसलिए मुझे थोड़ा सा पॉज करना पड़ा वीडियो को। तो अभी मैं फिर से करते हैं भाषा की बात। संतुष्टि के लिए कवि ने छक्कर, जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों को प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले और कुछ शब्द सोचकर लिखिए, जैसे हंसकर, गाकर उत्तर है, खींचकर, पीकर, मुस्कुराकर, देकर, मस्त होकर या रहकर, और सराबोर होकर। तो हम यही है हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियोस एंड प्लीज़ गाइज, मुझे आपकी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि मैं अपने चैनल को ग्रो कर सकूँ। प्लीज़ यू ऑल आर रिक्वेस्टेड, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़ गाइज। ओके, तो बाय, टाटा, सी यू।